अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये रिलेटेड है पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में मैंने आपको इमरजेंसीज़ के बारे में बताई थी, जो मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं। आज मैं स्पेसिफ़िकली आपको फॉलिज के बारे में बताऊंगी या स्ट्रोक के बारे में, कि स्ट्रोक क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं और इसकी अर्ली मैनेजमेंट में आपको यानी इब्तदाई इमदाद के तौर पे आपको क्या करना चाहिए फ़ौरी तौर पे। ये थोड़ी मैं अवेयरनेस आपको दूंगी। स्ट्रोक या फॉलेज जो है ये वो कंडीशन होती है जिसमें दिमाग की रगें या फट जाती हैं या उनमें खून का लौथड़ा जमने की वजह से दिमाग का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद दिमाग की रगें जो है वो लीक कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड निकल कर जमा हो जाता है। दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, या एक पहली स्ट्रोक तो वो है, या पहली तरह की फॉलिज तो वो है जिस पे दिमाग की रगें फट जाएं, दिमाग की रग फट जाने की वजह से खून जम जाए दिमाग में, जिसका फौरी हल जो है वो ऑपरेशन है। और दूसरा जो है वो खून का कोई लोथड़ा दिमाग में फंसा हुआ हो, दिमाग की रगों में फंसा हुआ हो और उसकी वजह से इन्फाक्शन या इस्कीमिया या दिमाग के किसी ख़ास हिस्से को ऑक्सीजन ना पहुंच सके प्रॉपरली, तो ये कंडीशन होती है। मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीजन ना पहुंचने का क्या मतलब है। बेसिकली असल में होता क्या है कि जो हमारी दिमाग की रगें हैं या हमारे जो दिल से रगें निकलती हैं, वो खून को, हमारा दिल जो है बेसिकली वो खून पंप करता है और दिल की से जो रगें शरियानें जाती हैं दिमाग तक, वो शरियानें जो मेजर शरियानें होती हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं दिमाग को, सारे हिस्से को दिमाग के पहुंचाती हैं। ठीक है, जैसे पूरी बॉडी में जो रगें होती हैं ना वो खून पहुंचाती हैं, इसी तरह दिमाग में भी वो खून पहुंचाया जाता है और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। खून पहुंचाने का मकसद दिमाग को क्या होता है कि दिमाग के जो हयात के लिए या दिमाग की वाइटैलिटी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है या जिस्म के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाने के लिए खून से हेल्प लिया जाता है, यानी खून या ब्लड जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो खून के अंदर पाई जाती है, एक प्रोटीन होती है जो हीम और ग्लोबिन यानी आयरन और प्रोटीन से मिलके बनता है। एक जो होता है वो खून जो के अंदर पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे दिल से, हमारे फेफड़ों से, हमारे दिल, जब हमने सांस लिया ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंची और जो है वो वहाँ पे सफाई हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली सांस के ज़रिए से, ये ऑक्सीजन दिल में गई और दिल से फिर खून के नालियों के ज़रिए से, शरियानों के ज़रिए से दिमाग में और पूरे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में पहुँची, जहाँ से जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है। बेसिकली अगर दिमाग में ऑक्सीजन की मकदार सप्लाई ना हो या रुक जाए तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो अब क्या होता है कि फालिज जो है ये वो बीमारी है जो कि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। ठीक है, अब जब हमारा दिल जो खून बेचता है दिमाग को शरियानों के ज़रिए से, जब खून हमारा यानी सकील हो जाए या खून हमारा जो है हैवी हो जाए या उसकी रफ्तार जो है वो उतनी ना हो, वो थिक हो जाए, जब खून थिक हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, तो वो उस रफ्तार से वो दिमाग तक नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अब होता क्या है कि खून जब थिक हो जाए तो वो जमना शुरू कर देता है। अब जब खून जम जाए तो उसका कोई लोथड़ा, अगर दिमाग की जो शरियान, समझे ये शरियान है, ठीक है, इस शरियान में अगर खून का कोई लोथड़ा जम जाए तो क्या वो करेगा कि वो जो है ब्लॉकेज कर देगा, जिसकी वजह से या तो दिमाग की रग फट जाएगी और खून बाहर निकल आएगा, या फिर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इस्कीमिया या इन्फाक्शन हो जाएगा। और जिस ख़ास दिमाग के, जो हमारा ये जो सर है इसके दो दिमाग हैं, मतलब दिमाग के दो हिस्से हैं, ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स हैं इस तरह से। तो ये दिमाग के हेमिस्फीयर्स डिफरेंट चीज़ें कंट्रोल करती हैं, हमारे सोचने से लेके हमारे खाने पीने, हमारी हर तरह की चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। तो जब किसी ख़ास इलाके में जाके ये मसला होगा तो फिर उसी से रिलेटेड जो हमारा जिस्म काम अंजाम देता है वो मुतासिर होगा।
जैसे स्पीच पावर हो सकता है वो हो, या हो सकता है कि आपका हाथ या पाँव जो है उसमें वीकनेस आ जाए, फालिज गिर जाए, आप मूव ना कर सकें उसके बाद ये हाथ और ये पाँव। तो इस तरह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब बेसिकली मेरा मकसद आपको इस वीडियो को करने का क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जब हम फालिज के हमें साइन एंड सिम्टम्स हो जाएं, डेवलप हों, जिसमें हो सकता है स्लर्ड स्पीच हो, मतलब आवाज़, आपकी ज़ुबान जो है वो सख्त हो जाए, थिक हो जाए, मतलब ज़ुबान आपकी थिक हो जाए। जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हैं लेकिन आप लड़खड़ा के बोलने लगे, जिस आपको लगे कि आप सही तरह से अल्फाज नहीं निकाल रहे मुंह से, तो ये जो ज़बान के थिक होने की वजह होती है ना, या सकील होने की वजह होती है, या स्लर्ड स्पीच हो जाती है, तो क्या होता है कि वो एक वार्निंग साइन है, ठीक है। अब अगर किसी को 2 बजे दिन को हुआ ये, तो या इसी तरह से माउथ का एंगल डेविएट हो गया, या आपको महसूस हुआ कि इस तरफ कुछ हो रहा है, आपको भारीपन, हाथ आपका उठाया नहीं जा रहा राइट या लेफ़्ट, ठीक है, जब आपने दोनों बाजू यूं हाथ यूं किया और एक हाथ यूं और एक हाथ नीचे हो गया, ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को नमूदार हो जाएं तो फौरी तौर पे पहला काम क्या करना है आपने कि अस्पताल की तरफ रश करना है, एम्बुलेंस कॉल करनी है और अस्पताल पहुंचना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ये सारी चीज़ें, कोई ऐसा बंदा है जिसको ये सारी चीज़ें अपीयर हो रही हैं, तो आपने फौरी तौर पे एम्बुलेंस मंगवाना है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। क्यों क्यों जल्दी शिफ्ट करना है? देखें, टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर किसी को 2 बजे ये सिम्टम्स अपीयर हुई हैं, तो पहले जो सिम्टम अपीयर हुई थी ना 2 बजे से लेके 4 घंटे के अंदर अंदर, ये विंडो पीरियड होता है, ठीक है। 4 घंटे के अंदर अंदर थ्रोम्बोलिसिस किया जाता है, या ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे खून का जो लोथड़ा जमा हुआ है ना कहीं भी, वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो परमानेंट वीकनेस होने की बजाय वो जो रिवर्सिबल हो जाता है, यानी बंदा ठीक हो जाता है, ठीक हो जाने के चांसेस बंदे के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप वो 4 इम्पॉर्टेंट घंटे जो हैं वो ज़ाया कर देंगे, तो 4 घंटे के बाद आप अस्पताल पहुंचेंगे तो अस्पताल वाले भी आपको थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकेंगे, आपको वो ज़रूरी दवाएं नहीं लगा सकेंगे जिससे थ्रोम्बोलिसिस होता है या जिससे खून के लोथड़े को तोड़ा जा सकता है, आपका डैमेज परमानेंट हो सकता है। इसलिए अक्यूट इमरजेंसी या फौरी तौर पे इमरजेंसी जो है वो 4 घंटे के अंदर अंदर है। 2 बजे आपको हुआ, 3, 4, 5, 6 के अंदर अंदर आपने पहुंच जाना है अस्पताल, ठीक है। तब आपका डॉक्टर आपको जो है वो ख़ास ट्रीटमेंट दे सकता है। अगर आप उसके बाद जाएंगे फिर सिंपल आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, जैसे एस्प्रिन, प्लेवेक्स, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पहले सीटी स्कैन, एमआरआई पे जो कुछ भी आएगा उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा पैगाम आपको पहुंचाना था कि अगर आपको जब भी महसूस हो कि कोई इस तरह के साइंस हैं कि आपकी ज़ुबान थिक हो गई है, या आपके चेहरे के ख़ास हिस्से पे सुइयां चुभ रही हैं और उस तरफ जो है आपको वीकनेस फील हो रही है, या वो मसल वीक मतलब आपको लग रहा है कि आप वो सही काम नहीं कर रहा, या आपका हाथ या पाँव जो है वो मुतासिर है, आप नहीं हिला सक रहे, या आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं जो फालिज से रिलेटेड हैं, तो आपको फौरी तौर पे अस्पताल जाना है, अपना सीटी स्कैन, एमआरआई करवाना है और डॉक्टर की हिदायत पे अमल करते हुए एडमिट हो जाना है, ठीक है। अगर सीटी स्कैन, एमआरआई हो सकता है नॉर्मल आ जाए आपका, तो फिर आपका डॉक्टर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगा, ठीक है। हो सकता है 24 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखे और कुछ ख़ास टेस्ट करवाए, तो आपने उसके हिदायत पे सख्ती से अमल करना है, सही है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।